नमस्कार। कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं कवियों के परिचय क्रम वाले वीडियो में अब मैं अगले वीडियो में जो अगले कवि हैं नागार्जुन, उनका परिचय लेने जा रहा हूं। पहले मैं उनका जीवन परिचय पढ़ूंगा, लेकिन ये परीक्षा में नहीं आता जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद के बिंदु जो होते हैं वो उनके साहित्यिक परिचय, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं और वही एग्जाम में लिखे जाते हैं। जीवन परिचय नहीं लिखा जाता, इसलिए इन 4-5-6 लाइनों को याद नहीं रखना। बाकी का जो परिचय होगा रचना से लगा के साहित्य में स्थान तक, उसको जरूर हमें याद रखना है, उसको याद करना है। चलिए जीवन परिचय देखते हैं। नागार्जुन का 2018 में आया जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जीवन अभावग्रस्त रहा। इनके व्यक्तिगत दुख ने मानव मात्र के दुख को समझने की, इनके व्यक्तिगत दुख ने मानव मात्र के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। ये प्रारंभ में यात्री नाम से लिखते थे, बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्ध के शिष्य नागार्जुन के नाम पर अपना नाम रख लिया। देश विदेश घूमते हुए श्रीलंका में जाकर आचार्य बन गए। आपने स्वाध्याय के द्वारा कई भाषाएं सीखी। सन 1941 में आप भारत लौट आए। नागार्जुन ने कई बार जेल यातनाएं की। आपने शोषण के खिलाफ निर्भीक होकर लिखा। आपने दीपक एवं विश्वबंधु पत्रों का संपादन किया। सन 1998 में आप स्वर्गवासी हो गए। तो ये तो था जीवन परिचय। अब आता है असली परिचय। तो रचनाएं पहले देख लेते हैं। रचना नागार्जुन के काव्य में यथार्थ एवं कल्पना का अनूठा संगम है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। देखिए युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्रेत का बयान आदि आपके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। भस्मांकुर यह इनका खंड काव्य है। भस्मांकुर इनका खंड काव्य है जिसमें भस्मासुर और शिव की पौराणिक कथा को नवीन संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा को नवीन संदर्भ में, नवीन विषय के रूप में प्रस्तुत किया। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या क्या हैं? रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये इनकी रचना है। अब काव्यगत विशेषताओं आते हैं। तो पहले भाव पक्ष आता है, फिर कला पक्ष, फिर साहित्य में स्थान। थोड़ी रचनाएं बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, लिखना चाहिए, इतना तो बड़ा परिचय। भाव पक्ष यथार्थवादी रचनाकार, मैंने एकदम सही कहने वाले। यथार्थवादी रचनाकार के रूप में, रचनाकार मैंने कविता लिखने वाले। नागार्जुन के हृदय में दीनहीन गरीबों के प्रति अपार सहानुभूति थी। गरीबों के प्रति, दीनों के प्रति, हीनों के, जिनके पास कुछ नहीं उनके प्रति अपार सहानुभूति थी। बहुत अधिक सहानुभूति थी, बहुत अधिक उनके प्रति लगाव था। शोषण के प्रति इनमें तीव्र विद्रोह का भाव दिखाई देता है। प्रकृति का सहज, सरल और प्रभावी चित्रण इनके काव्य में हुआ है। प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से इनके काव्य में हुआ है। प्रकृति का सहज, सरल और प्रभावी चित्रण इनके काव्य में हुआ है। समकालीन घटनाओं, परिस्थितियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति आपके काव्य में हुई है। भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, स्वार्थपरता, झूठ फरेब आदि पर अपने तीखे प्रहार किए हैं। आपने अपने तीखे प्रहार किए हैं। फिर आता है कला पक्ष। कला पक्ष बड़ा विशेष होगा इनका। सामान्य बोलचाल की भाषा में साहित्य रचना करने वाले नागार्जुन की शैली में सरलता, सुबोधता, स्पष्टता, मार्मिकता आदि सभी गुण दिखाई पड़ते हैं। इनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। छंदबद्ध तथा छंद मुक्त दोनों प्रकार की काव्य रचना इन्होंने की। छंदबद्ध भी और छंद मुक्त भी। बिंब एवं प्रतीकों के माध्यम से आपने विषय को संप्रेषित किया। बिंबों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से आपने अपने विषय को संप्रेषित किया, लोगों तक पहुंचाया। साहित्य में स्थान, जन भावना के कुशल चितेरे नागार्जुन के काव्य में जन भावनाओं को कुशलता से देखने वाले, इसलिए उनको कहते हैं कुशल चितेरे। उनको चित्र देखकर चित्र खींचने वाले नागार्जुन के काव्य में नवीन चेतना का संचार करने की क्षमता है। नई चेतना भर देने की क्षमता है ना। नवीन का चेतना का संचार करने की क्षमता है। अपनी निर्भीकता
स्पष्टवादिता और सहजता के लिए वे सदैव स्मरणीय किए जाते रहेंगे। अपनी निर्भीकता, स्पष्टवादिता और सहजता के लिए वे सदैव स्मरणीय किए जाते रहेंगे। ये हिंदी साहित्य में हमेशा स्मरणीय किए जाते रहेंगे। ये साहित्य में स्थान होगा इनका। अगला जो आता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय। ये भी देख लेते हैं। सारे परिचय बताऊंगा मैं कवियों के, क्योंकि अच्छा रहेगा उससे। चलिए, अगली कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। जीवन परिचय में नहीं लिखना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। हमें रचनाओं से लिखना शुरू करना। हर एक बोर्ड में तो खास ध्यान रखना, रचना से लगा के साहित्य में स्थान तक इनके परिचय सभी के हमें लिखना है। जीवन परिचय कभी नहीं लिखना। अगर पूछ ले तो फिर लिख देना, वो अब आपके ऊपर है अगर पूछा जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान 2012 16-18। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ। प्रयाग के नहीं, इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ। बचपन में ही कविता में रुचि होने के कारण 15 वर्ष की आयु में इनकी प्रथम काव्य रचना प्रकाशित हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। इनका विवाह खंडवा के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। देश सेवा में लगी रहने के कारण मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 1948 में मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं मुकुल चित्रधारा, मुकुल चित्रधारा, मुकुल चित्रधारा, बिखरे मोती, बिखरे मोती, उन्मादी, उन्मादिनी, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं, तो पहला पक्ष जो इनका आता है वो आता है भाव पक्ष। पहला पक्ष कौन सा आता है? भाव पक्ष। वीर रस की प्रधानता, बस यही खास बात है इनके काव्य में। देशभक्ति और वीर रस की प्रधानता से ही ओतप्रोत इनकी ज़्यादातर कविताएं हैं। थोड़ी बहुत कविताएं उनकी बच्चों के लिए भी हैं जो कि वात्सल्य से प्रभावित हैं, और कुछ उन्होंने संस्मरण और अन्य प्रकार की विधाओं में भी रचनाएं की, लेकिन मुख्य रूप से कवियत्री थी ये। तो वीर रस की प्रधानता, इनकी कविताओं में वीर रस और देशभक्ति का निरूपण बहुत अधिक निरूपण हुआ है। इनकी कविताओं में उत्साह और ओज प्रकट होता है। देशभक्ति, इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, बलिदान की भावना प्रकट हुई। इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, बलिदान की भावना प्रकट हुई है। अनुभूति परकता, अनुभूति यानी अनुभव को बहुत अच्छे से परख लेती हैं, उसी को उन्होंने काव्य में उकेरा है, उच्चित्रित किया है। और वीर रस, उत्साह और ओज इनके प्रधानता रही है, और वीर रस की प्रधानता के कारण इनकी काव्य को ज़्यादा महत्व दी। इनकी कविता में मुक्त अनुभूतियों का सहजता से प्रयोग हुआ है। नारी सुलभ मातृभाव की अनुभूति भी दिखाई देती, जो उनकी बेटियों के लिए उन्होंने कविता लिखी थी, उसमें ये मातृभाव की अनुभूति दिखाई देती है। आगे बताया है कला पक्ष। इसमें क्या है? कला पक्ष, भाषा, इनकी भाषा सरल है, सरल हिंदी, खड़ी बोली है। खड़ी बोली को अपनाया इन्होंने। गीत और लोकगीतों की गायन शैली में अपने भावों को स्वर देने में ये सफल हुई। गीत शैली में और लोकगीतों की गायन शैली में ही इन्होंने काव्य की रचना की, अपने भावों को स्वर देने में ये सफल हुई हैं। शैली, इनकी शैली ओजपूर्ण है और सुकुमार है। ओजपूर्ण और सुकुमार, ओजपूर्ण है, ओज से भरी, वीरता से भरी है, लेकिन सुकुमार भी है इनकी शैली। गीत और लोकगीतों की गायन शैली में प्रस्तुत किया गया। इनके गीतों को इन्होंने किसमें? गीत और लोकगीत गायन शैली में ही प्रस्तुत किया है इन्होंने अपने काव्य को। अलंकार योजना इनकी कविताओं में अलंकारों और प्रतीकों का अभाव है। अलंकार और प्रतीक कम आए इनकी कविताओं में। फिर साहित्य में स्थान, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रस्तुत किया है वह नारी जगत के लिए आदर्श है, जिसमें उन्होंने वीर नारी कौन है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। जन जन में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना जगाने वाले कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। यह है इनके साहित्य में स्थान। चलिए अगले देखते हैं, अगले कौन है? कबीरदास हैं अगले कवि। कौन है? कबीरदास। इनको लेते हैं। कबीरदास का पहले परिचय पढ़ेंगे, जो परीक्षा में नहीं लिखना, लेकिन बाकी का लिखना रचनाओं से साहित्य में स्थान तक, पर फिर भी हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। चलिए, कबीरदास जी 2009 और 10 में आए। जीवन परिचय, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने कबीर को बनारस में लहर तारा तालाब के किनारे से उठाया, वहीं पर ये पाए गए थे। कबीर प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कुछ विद्वान लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य मानते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी इन्होंने दिया।
लगभग 120 वर्ष की उम्र इन्होंने पाई और सन 1518 ईस्वी में कबीर ने मगहर में मृत्यु को प्राप्त किया या देहांत हुआ उनका मगहर में। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अतः इनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, अतः इनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। जो संग्रह है वो उनकी कविताओं का। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। 3 भाग में लिखा गया। अब आता है काव्यगत विशेषताएं, जो कि असली परिचय। काव्यगत विशेषताएं जिनमें भाव पक्ष, दार्शनिक विचार। कबीर के काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। उस समय में फैली अनेक धार्मिक परंपराओं में से कबीर ने सार तत्व को लिया और एक नए पंथ का निर्माण किया, जिसे कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। मैंने सभी धार्मिक परंपराओं के अच्छे सार तत्वों को लिया और एक नया पंथ का निर्माण किया, जिसे कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। रहस्यवादी विचारधारा। अनेक स्थानों पर इनके काव्य में रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। कबीर ने ईश्वर, रहस्यात्मकता माने गूढ़ रहस्यों के दर्शन होते हैं। गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें, सीक्रेट बातें इनके काव्य में मिलती हैं, जो कि समझ से बाहर हैं। कबीर ने ईश्वर को अनेक रूपों में अनुभव किया, जैसे राम मोरे पीऊ में राम की बहुरिया। माने प्रभु को उन्होंने कभी पति माना तो कभी प्रभु माना। समाज सुधार के उद्देश्य से भी इन्होंने कविताएं लिखी। समाज सुधार। कबीर के काव्य में समाज सुधार की भावना, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र आदि का भेद ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया। ये वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र आदि का भेद ईश्वर ने नहीं बनाया। उन्होंने आडंबरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, दिखावे का विरोध किया, सामाजिक बुराइयों पर चोट की। कला पक्ष। भाषा के कौन सी इनकी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका ज्ञान सत्संग और भ्रमण से प्राप्त हो। उनको जो ज्ञान प्राप्त हो भ्रमण और सत्संग से, पढ़े लिखे तो थे नहीं। उनकी भाषा में पूर्वी अवधी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी भाषा है उनकी। इनकी भाषा अपरिष्कृत और अपरिमार्जित है। अपरिष्कृत है, अपरिमार्जित है, अतः इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। शैली। कबीर की शैली उपदेशात्मक है, वो सिर्फ उपदेश देते थे। भाषा सहज और सरल है। उनकी शैली मुक्तक काव्य शैली है। मुक्तक सिर्फ लिखे, प्रबंध नहीं लिखा। प्रतीकात्मक शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान क्या है। ज्ञान मार्ग की शाखा के कबीर का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। उन्होंने जीवन में सत्य और पवित्रता पर बल दिया। सत्य और पवित्रता पर बल दिया। हिंदी साहित्य के प्रमुख ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीरदास जी का जो है प्रमुख स्थान है। अब है वे समर्पित भक्त कवि और अक्कड़ समाज सुधारक थे। अक्कड़ माने अकड़ू समाज सुधारक थे। ये हो गया। अब अगली कवित्री आती महादेवी वर्मा। इनको देखते हैं जीवन परिचय, जो कि आएगा नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने राष्ट्रीय जागरण की कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य, बाद में उप कुलपति रहीं। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, संदिनी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। काव्यगत विशेषताओं में अगर हम जाते हैं तो पहले आता है भाव पक्ष, प्रेम भावना। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, भक्ति काल की नहीं। इनकी कविता में प्रेम की अनुभूति है। इनका प्रेम धरातल से उठकर ऊपर तक जाता है। मैं कण कण में डाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का। फिर विरह, वेदना और पीड़ा इनके काव्य में भरी पड़ी है। विरह का विशद वर्णन इनके काव्य में मिलता है। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर रहस्यवाद। इनकी कविता में रहस्यवाद दिखाई देता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु इन्हें रहस्यमय दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण। कवित्री ने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके प्रकृति चित्रण में उद्दीपन और मानवीकरण मिलता है। कला पक्ष। कला पक्ष में क्या है। भाषा। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। उसमें लालित्य और मधुरता है।
शब्द चयन उच्च कोटि का है, शब्दों को अच्छे श्रेष्ठ शब्दों को चुना। और लालित्य माने सुंदरता है, मधुरता है किसमें, उनकी भाषा में, और वो भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली, इन्होंने मुक्तक शैली में अपनी कविताएं लिखी, थोड़े में बहुत कहने की क्षमता इनकी शैली में है। अलंकार विधान, इनकी अलंकार योजना स्वाभाविक है, अलंकारों का प्रयोग भावों में सहायक हुआ, अलंकारों का प्रयोग इनके भावों में सहायक हुआ। इन्होंने उपमा, श्लेष, यमक, रूपक, मानवीकरण, रूपक, कतिशोक्ति, ध्वन्यार्थ, व्यंजना आदि अलंकारों का अधिकता में प्रयोग किया है। फिर आता है साहित्य में स्थान, इनका काव्य उच्च कोटि का काव्य है। हिंदी गीतों की मधुरतम कवित्री के रूप में इनको अद्वितीय स्थान प्राप्त है। इनका हिंदी कविता में विशिष्ट स्थान है। और साथ साथ ये रेखा चित्रकार भी, एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार और संस्मरणकार के रूप में भी जानी जाती हैं। खास तो इनके रेखा चित्र और संस्मरण विशेष प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनको एक लेखिका के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद। तो ये वीडियो था कवियों के परिचय से संबंधित। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा।